यहाँ तक हमने ये 4-5 चीजें देखी हैं। अब इसके क्वेश्चंस आप लोग अपने पूछ लें ताकि जो है सर ना ये वो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं कि एनर्जी हाफ रह ये जाएगी? हम बिल्कुल बिल्कुल एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें। हम ये कह रहे हैं कि अगर वो हम यहाँ पे जो जितने एरिया में अगर सपोज करें जो वैल्यू है वो 10 आ रही है, या बल्कि अगर हम कहें 12 आ रही है, तो यहाँ पे उतने एरिया के अंदर सिर्फ 3 रह जाएगी वैल्यू, क्योंकि वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी ना। स्क्वायर के हिसाब से एरिया बढ़ रहा है ना इसका, कि डबल अगर आप डिस्टेंस करेंगे तो एरिया जो है वो स्क्वायर से बढ़ गया। तो वही जो एनर्जी है, वो जो एनर्जी यहाँ पे एक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हुई थी वो 4 में डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब है 1/4 एनर्जी तक चले जाएगा काम सारा। और अगर हम इसको मजीद बढ़ा देते हैं, 3 टाइम्स कर देते हैं, तो फिर क्या होगा कि वो 1/9 तक जो एनर्जी चली जाएगी। इस तरह अगर हम 4 टाइम करेंगे तो 1/16 तक एनर्जी चली जाएगी, क्योंकि एनर्जी तो और ऐड नहीं ना हो रही, वही एनर्जी जो है वो आगे फर्दर एरियाज में डिवाइड होती चली जा रही है। तो सर ये दोबारा बताएं, इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं समझ आई मुझे। जी जी, इसमें आपका ये है कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जब वो ट्रेवल करती है सोर्स से, तो उसके अंदर क्या होगा कि वो जो अगर डिस्टेंस आप डबल करेंगे ना, जो यानी कि आप जो सोर्स से आपका अपना डिस्टेंस डबल करेंगे ना, तो जो उसकी वैल्यू कम होगी वो हाफ नहीं कम होगी, वो 1/4 कम हो जाएगी, क्योंकि वो स्क्वायर से कम होनी है उसकी वैल्यू, क्योंकि वो एरिया बढ़ रहा है इसके अंदर। और सर ये दोबारा रिपीट करना, मुझे नहीं समझ आ रही इसकी। आपका क्वेश्चन क्या है एग्जैक्ट? आप क्वेश्चन बताएं मुझे। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है? ये सोर्स से रेडिएशन आई। सोर्स से रेडिएशन आई आपके पहले लेवल पे, यहाँ पे जहाँ जितनी रेडिएशन पहुंची है ना, ठीक है। इस लेवल पे, अब अगर जी आप जी। डिस्टेंस डबल करेंगे ना, तो वो हाफ नहीं जा रही, वो 1/4 कम हो रही है ठीक है रेडिएशन। अच्छा। सर आपका पॉइंटर हमें नजर नहीं आ रहा। अच्छा मैं एक मिनट, ये देखें अब आ रहा है। जी जी सर। अच्छा ये सोर्स है, यहाँ से जो एनर्जी है वो यहाँ तक ट्रेवल करी। सपोज करें हमने यहाँ पे इसकी मेजरमेंट ली, कि हमने ये कहा कि इस एरिया में 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितनी रेडिएशन आ रही है, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको मेजर कर लिया। अब हम इसका डिस्टेंस डबल कर लिया, हम यहाँ पे आ गए इस जगह पे 2r के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हमने फिर वही 1 मीटर स्क्वायर का जो डिस्टेंस है उसमें हमने मेजर किया कि जो यहाँ से सोर्स से रेडिएशन स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पे जब पहुंची है तो वो कितनी रह गई है। तो टेक्निकली तो ये है कि डिस्टेंस डबल होना चाहिए, तो जो रेडिएशन थी वो हाफ हो जानी चाहिए थी ना, लेकिन ये चूंकि स्क्वायर के हिसाब से कम होती है, तो इसका मतलब ये है कि ये 1/4 कम हो जाएगी। इसकी ये डेफिनेशन है कि सोर्स से जो रेडिएशन यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर में स्प्रेड हुई है, उसने यहाँ तक आते आते वो 4 मीटर स्क्वायर में स्प्रेड हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि एक जो ब्लॉक है आपका, उसके अंदर 1/4 रेडिएशन रह जाएगी जो यहाँ पे एक ब्लॉक के अंदर थी। यहाँ तक बात क्लियर हुई है या नहीं? यस सर। उसके बाद आपने सिर्फ ये बात जो इंपॉर्टेंट याद है वो ये याद रखनी है कि जो हम यहाँ पे पहले पढ़ के आए ना, ये देखिए ये जो एरिया है, ये सपोज करें ये 5 फोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इस 5 फोटॉन्स के अंदर ये हुआ है कि ये सारे के सारे फोटॉन्स चलते आ रहे हैं। अब मैं अगर इसका डिस्टेंस, यहाँ पे ये सोर्स था सपोज करें जहां पे मेरा पॉइंटर है, यहाँ से ये फोटॉन्स मैंने यहाँ मेजर किए। अब मैं यहाँ तक ये 1 मीटर था, अब मैं 2 मीटर में मेजर करता हूँ। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें से कितने फोटॉन मुझे यहाँ पे उतने ही एरिया में मिलने चाहिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, मैं ये 5 की बजाय 8 फोटॉन होते सपोज कर लें, और मैं यहाँ से ये फोटॉन 8 फोटॉन स्टार्ट हुए, यहाँ पे मैंने इसको मेजर किया, ये मुझे 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 8 फोटॉन मिल गए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छा अगर मैं डबल कर लूँ अपना डिस्टेंस, तो अब मेरे पास कितने फोटॉन आने चाहिए। अब उसमें ये है कि वो फिर हम ये कहते हैं कि ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है वो ये कहता है कि यहाँ पे अगर मुझे 8 फोटॉन मिले हैं, तो अब क्या होगा कि मैं डिस्टेंस डबल करूंगा ना, तो उतने एरिया के अंदर मुझे सिर्फ 2 फोटॉन मिलेंगे। अब उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह ये है कि वो स्क्वायर से कम होना है, कि डिस्टेंस डबल हुआ है तो उसको मैं 2 स्क्वायर करूंगा तो 4 टाइम्स जो है ना वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं। और ये एनर्जी है, वही हम उसको जिस तरह एनर्जी की बात करते आ रहे हैं कि ये जो फोटॉन्स है ये सारी एनर्जी लेके आ रहे हैं, और इस एनर्जी के अंदर जो है ना हम उसको कह रहे हैं। तो इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि जो हम क्वेश्चन पूछते हैं वही होता है कि आपके पास सपोज करें आप रेडिएशन के साथ खड़े हुए प्रोसीजर करा रहे हैं फ्लोरों के अंदर। अब पेशेंट से आपके पास रेडिएशन आ रही है, अब आप पेशेंट से 1 मीटर के फासले पे खड़े हैं, ठीक है, और आप 1 मीटर के फासले पे खड़े होकर प्रोसीजर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपको सपोज करें कि रेडिएशन जो मिल रही है, अगर आप एक कदम और पीछे हो जाए तो आपके ऊपर कितनी रेडिएशन कम हो जाती है? वही स्क्वायर 1/4। जी हाँ, अब 1/4 रह जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक कदम के फासले पे खड़े हैं पेशेंट से, तो आपको जो रेडिएशन मिल रही है, अगर आप सिर्फ एक कदम पीछे और हो जाए ना, मतलब अपना डिस्टेंस डबल करें, तो आपको रेडिएशन जो पेशेंट से आके आपको मिल रही है वो 1/4 रह जाएगी। ये बेसिक फार्मूला है कि डिस्टेंस बढ़ाने से जो रेडिएशन है वो बड़ी स्पीड से कम हो रही है,
मतलब हम अगर डिस्टेंस डबल करते हैं तो रेडिएशन 1/4 रह जाती है, हम डिस्टेंस 3 टाइम करते हैं 1/9 रह जाती है, हम डिस्टेंस 4 टाइम करते हैं तो 1/16 रह जाती है। ये इसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ में सिर्फ ये बता रहा है कि आप जितना सोर्स से बढ़ते जा रहे हैं वो रेडिएशन जो है स्क्वायर के हिसाब से कम होती जा रही है। EM ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और फोटॉन्स, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। EM जो ट्रेवल जो है ना, आप ये समझें कि जो फोटोन है ना वो EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पैकेट्स हैं, और वो पैकेट्स ही ट्रेवल कर रहे हैं, और वो वेव, और इसमें ये होता है कि इसमें पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी हम कंबाइन कर देते हैं। हम ये कहते हैं ये वेव्स, लेकिन ये बिहेव पार्टिकल की तरह कर रहे हैं। तो हम फिर क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जी ये वेव का एक पैकेट है, कि मतलब यहाँ से वेव स्टार्ट हुई, यहाँ तक वेव गई, और ये जो टोटल वेव है ना ये एक पैकेट है, इसको हम एक फोटोन का नाम दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है फोटोन फ्लुएंस लिखा होगा शायद। फोटोन फ्लुएंस एंड एनर्जी फ्लुएंस आर द सेम। फोटोन फ्लुएंस में हम एनर्जी काउंट ही नहीं करते, फोटोन फ्लुएंस में नंबर्स काउंट होते हैं, कि जैसे 1 लाख फोटोन आ रहे हैं। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए, नॉर्मली फोटोन फ्लुएंस हम वर्ड यूज करते ही नहीं आगे, हम एनर्जी फ्लुएंस का ही वर्ड यूज करेंगे। तो उसमें फोटोन फ्लुएंस जो होता है ना उसकी कोई वो वैल्यू नहीं है, मतलब उसको हम इस तरह नहीं कहते कि ये फोटोन फ्लुएंस इस तरह है या इस तरह है। हम उसमें सिर्फ ये कहते हैं कि जी एनर्जी फ्लुएंस जो है वो हम फोटोन, यानी कि फोटोन फ्लुएंस हम सिर्फ एनर्जी फ्लुएंस डिफाइन करने के लिए ही यूज कर रहे हैं, लेकिन वो एक चीज नहीं है। फोटोन में हम एनर्जी काउंट नहीं करते, एनर्जी फ्लुएंस में जो है ना वो करते हैं। तो इसलिए कि हम फोटॉन्स को काउंट नहीं कर सकते और एनर्जी को नहीं मेजर नहीं कर नहीं, सकते एनर्जी को भी हम काउंट नहीं कर सकते। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा भी कोई तरीका नहीं है कि हम सारी एनर्जी को काउंट कर लें। हम सिर्फ इनडायरेक्ट मेजर करते हैं एनर्जी को, कि हम कुछ फोटॉन्स को रोक के एक आइडिया लगा लेते हैं कि यहाँ से जो बीम गुजरी है उसकी ये वैल्यू होगी। हम 100% अटेन्यूएट कर ही नहीं सकते, वो भी हम आगे देखेंगे हमारा क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। अच्छा, और ये जो है ना वॉट्स में आएगी एनर्जी फ्लुएंस रेट। अच्छा जी, और क्या कह रहे हैं इनका, द सम ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय, यानी कि ये अगर आप एरिया पे डिवाइड कर दें, ये जो इन्होंने पूछा है सम ऑफ एनर्जी ओवर ए गिवन एरिया इज एनर्जी फ्लुएंस रेट, मतलब इस एनर्जीज को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो एनर्जी फ्लुएंस रेट आ जाएगा उसी गिवन एरिया के अंदर। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन है? आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन आप पूछे हैं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें जी? सर इसमें सम ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय डी बाय डी ए सर, E is area डी इज एरिया, डी ए, हाँ, ओके। वो एनर्जी फ्लुएंस एक गिवन एरिया में निकालना है ना हम। जी जी सर, वो जो आपकी स्लाइड थी जिसमें मैं उसमें से क्लियर करना चाह रही हूँ कि आप यही कहना चाह रहे थे जिसमें सर फोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं उसमें न्यूक्लियस में हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनको बाइंडिंग जो एनर्जी है वो उनका डिस्टेंस है। नहीं, एनर्जी जो है ना वो हमने इससे पहले पढ़ी थी ना, कि जिसमें हमने कहा था कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है वो इन दोनों को कीप करती है ना एक दूसरे के साथ। क्योंकि सर आपने कहा था कि उसके ऊपर तो चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन के ऊपर। हाँ, तो इसी वजह से तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं ना होती, हम ये कह रहे थे ना। हमने कहा था कि जो आप एनर्जी की फोर्सेस देखेंगे ना, आप एक मिनट ठहरे, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमने फोर्सेस देखी थी ना, इसमें हमने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, ये देख रहे हैं आप, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये चार्ज पार्टिकल्स में होती है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है वो फोर्स ही और है, वो न्यूक्लियॉन्स को टुगेदर यानी कि बाइंड करने के लिए होती है। जी ठीक है सर। ठीक है सर, इसी स्लाइड में ये वाली स्लाइड दोबारा दिखाइएगा जी, मैं एक मिनट है जी सर। सेम टाइम पे ये स्ट्रॉन्ग एक क्वेश्चन एक करें ना, हमें फिर क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, बात सर, ये जो रेंज ऑफ इंटरेक्शन है इसमें, जैसे आपने 10-15 था, इसमें आपने एक और स्लाइड दिखाई थी जिसमें ये था कि अगर ये डिस्टेंस इतना रहेगा तो ये जो रिपल्शन की और उसकी उसमें बैलेंस करती है ना, ये रेंज है। तो सर मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही थी कि क्या ये जो रेंज है ये मेंटेन करती है ना जी सर, ये जी इसमें मैं चाह रहा था कि इसमें ये होता है कि अगर अब सपोज करें कि ये अट्रैक्शन अगर होती और ये अट्रैक्शन -115 पे चल जाती तो क्या होना था कि वो जो न्यूक्लियॉन्स हैं या जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं बिल्कुल ही। तो इसका मसला ये होता है कि जितने वो जब बहुत ज्यादा करीब आने शुरू होते हैं तो यही फोर्स रिपल्स करना शुरू कर देती है। फोर्स एग्जिस्ट करती है लेकिन वो उनको एक दूसरे धक्का देना शुरू कर देती है, तो इस लेवल के ऊपर कहीं पे वो उसको बैलेंस कर देती है, जो कि 10⁻⁻15 और 10⁻⁻16 के दरमियान का कहीं लेवल है। जी सर, बिल्कुल ठीक है।